नमस्ते बच्चों, मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो अब आपको सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास खंड है हमारा, तो उसमें से आपका जो दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे थे उसका एक वीडियो हमने आपको भेजा है। तो उसी का दूसरा पार्ट जो है वो लेकर के हम आए हैं यूरोप में समाजवाद। तो इसका दूसरा भाग जो है तो ये अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो यूरोप में जो लोग रह रहे थे या वहाँ पर जो तीन समूह रह रहे थे, जिसमें उदारवादी, ठीक है, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये लोग जो थे, तो इनके जो विचार थे तो यूरोप में एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि ये तीनों ही जो समूह के लोग थे ये किसी न किसी तरह से ये यूरोप में बदलाव चाहते थे। कोई बहुत धीमी गति से चाहता था, कोई चाहता था कि अतिशीघ्र, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। लेकिन सीधे से हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में एक नए युग का आगमन होने जा रहा था इनके विचारों के कारण। और इस तरह से इस समय फिर धीरे धीरे नए नए शहर बस रहे थे, और शहरों के बसने का जो मुख्य कारण था वो था उद्योगों की स्थापना। क्योंकि यूरोप में जो नाविक थे या जो व्यापारी थे तो ये दूसरे देशों में जा कर के और वहाँ से कच्चा माल लाते थे, और उसके बाद अपने यहाँ उद्योगों में ये उनको तैयार करते थे और उसके द्वारा जो है ये अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते थे। तो इस तरह से फिर यूरोप में जो औद्योगिकरण का विकास हुआ, तो इसके फलस्वरूप जो है यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ ऐसे थे जहाँ पर औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन हुआ, और वह भी धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होते चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आरंभ हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति को हमने बताया था कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है कि जब किसी क्षेत्र में या किसी देश में उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन या बढ़ोतरी हो जाए तो उसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अर्थात वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है उसमें जब वृद्धि हो जाए तो उसी को औद्योगिकरण कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, और इससे जो है यहाँ पर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो आइए इन्हीं को जो है हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसमें जानेंगे। पहला कहा गया कि औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव पड़ा, प्रभाव इसमें है, पहली हेडिंग है हमारी औद्योगिकरण का जनजीवन पर प्रभाव। यानी जो औद्योगिकरण हुआ तो यूरोप के जो लोग थे तो यहाँ के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उन प्रभावों में हम जानते हैं कि पहला है औद्योगिकरण के कारण जो यूरोप में पुरुष थे, महिलाएं थीं और बच्चे थीं, उनको कारखानों में काम करना पड़ा। औद्योगिकरण यहाँ जब हुआ तो यहाँ के जो उद्योगपति थे तो उन्होंने यूरोप की जो जनता थी उसको वहाँ पर कार्य करने के लिए बाध्य भी किया था। कारण ये था क्योंकि उस समय बेरोजगारी भी वहाँ पर ज़्यादा व्याप्त थी। तो इसलिए जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, तो वो भी कार्य के बदले खाना चाहती थी। तो इसलिए वो मेहनत करना चाहते थे, और यही कारण था कि वो लोग उद्योगों में काम करते थे। हालांकि इन उद्योगों में काम करने का जो समय था वो अधिक था, और उसके बदले में अगर देखा जाए तो मजदूरी कम दी जाती थी, और उसमें भी अगर हम तुलना करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वेतन कम दिया जाता था। वहाँ ये मान्यता थी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं कार्य नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक मिलता था। कभी कभी ये हो जाता था कि उद्योगों का जो तैयार माल होता था अगर उसकी बिक्री नहीं होती थी
यानी जो उत्पादन हुआ और बाज़ार में उसकी बिक्री नहीं हुई या किसी कारणवश उसकी बिक्री रुक गई, तो ये भी हो जाता था कि फिर उनकी मजदूरी को और अधिक कम कर दिया जाता था। और ये भी था कि अगर वस्तु पर्याप्त तैयार है और वो बिका नहीं है माल, तो उस समय तक फिर उनको बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ता था। अर्थात उस समय जो जनसंख्या थी यूरोप की, वो बेरोजगारी की मार अवश्य झेलती थी। तो वो तब तक का फिर इंतज़ार करते थे कि जब कब वो सामान बिके और कब उनको फिर कार्य दोबारा वहाँ पर मिले। तो ऐसी स्थितियों से इन लोगों को काफ़ी बार गुजरना पड़ता था। फलस्वरूप आवास की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ सफाई का काम भी कठिन होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये है आपका। फिर इसके बाद दूसरा बिंदु है हमारा उदारवादियों और रेडिकल समूह की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो उदारवादी और रेडिकल जो समूह के लोग थे, तो इनकी अगर यूरोप में तत्कालीन स्थिति के बारे में जाना जाए तो तत्कालीन स्थिति में ये लोग संपन्न व्यक्ति वहाँ के माने जाते थे, धनवान व्यक्ति माने जाते थे। उद्योगों पर इनका निजी स्वामित्व होता था। ये अपने उद्योग के स्वयं मालिक होते थे, या हम धीरे धीरे करके कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था धीरे धीरे यहाँ पर पनप रही थी और वही यहाँ पर चल भी रही थी। और इसमें ये लोग जो थे, तो यूरोप के देशों में अगर देखा जाए तो उदारवादी और रेडिकल समूह के जो लोग थे, ये सबसे धनवान व्यक्तियों में गिने जाते थे। इनके पास धन बहुत अधिक होता था। ये लोग उदारवादी एवं रेडिकल समूह के लोगों ने औद्योगिक क्रियाओं और व्यापार के द्वारा जो संपदा अर्जित की थी, तो इसलिए ये चाहते थे कि व्यवसाय, व्यापार और जनित गतिविधियों और औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। इनका मानना ये भी था कि अगर देश की जो जनसंख्या है, यूरोप की जो जनसंख्या है, वो अगर शिक्षित होगी, वो पढ़ी लिखी होगी, तो कार्य को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो स्वस्थ जनसंख्या होती है तो वो किसी भी राष्ट्र की सूचक होती है, विकास की सूचक होती है। तो ये इनका भी मानना था कि अगर जनसंख्या हमारी स्वस्थ रहेगी तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये भी इनका एक मानना था। इसके अलावा फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ये जो परिवर्तन यूरोप में चाहते थे, तो धीरे धीरे इनको फिर चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। अर्थात ये लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी को बराबर अधिकार न दिया जाए। इनका ये मानना था कि सभी को समान अधिकार प्रदान किया जाए, स्वतंत्रता सभी को प्रदान की जाए, वो अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें। तो इनको मानने वाले जो लोग थे, तो उनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो रही थी। और इसलिए ये जो इनके मानने वाले लोग थे, तो वो इनकी पार्टियों से जुड़ गए थे। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे उदारवादी और रेडिकल समूह की चरम स्थिति। अर्थात ये कब अपनी पूर्ण स्थिति में आ गए, अर्थात ये बदलाव के पक्ष में पूर्ण रूप से कब आ गए। तो यूरोप में सन 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी और उन्होंने लोगों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार करना शुरू किया, उनके हितों को ध्यान में ना रख करके ऐसे कानूनों को उन्होंने बनाया जिससे केवल उच्च वर्गीय लोगों का या केवल अपना निजी लाभ हो उसमें। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उसमें शामिल किया। तो उसी से फिर छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल समूह के जो आंदोलनकारी थे, तो ये लोग क्रांति के पक्ष में आ गए। अर्थात ये जो थे, तो फिर उन नियमों में बदलाव के पक्षधर हो गए और ये चाहने लगे कि अब ये जो परिस्थितियां यूरोप में विद्यमान हैं, तो ये परिस्थितियां समाप्त हों और यहाँ पर नए कानून बनाए जाएं या ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें सभी का हित हो और सभी लोग उसमें लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी को देखते हुए फिर फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए
और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। यहाँ पर ये जो कुछ देशों के नाम हमने बताए हैं आपको, फ्रांस, इटली, जर्मनी और आपका रूस, तो इन देशों में जो क्रांतिकारी लोग थे तो वो लोग यहाँ की सरकारों को हटाने का प्रयास करने लगे और वो लोग अब फिर समाज में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, जिससे कि वो तभी आ सकता है जब ये सरकारों को उखाड़ फेंका जाए और नई सरकार का गठन किया जाए, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके और हम लोगों को जो अधिकार हैं वो सभी प्राप्त हो सकें। और इसी के तहत जो है फिर यहाँ पर तमाम प्रयास जो हैं किए जाने लगे इनके द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा। इसके बाद जो है फिर तीसरा है कि 1815 के बाद इटली के जो इनका नाम था राष्ट्रवादी थे गिसेप्पे मेज़नी, इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर वहाँ की जो सरकार थी तो उसके खिलाफ उन्होंने फिर षड्यंत्र रचना शुरू किया। और ये जो उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा तो इससे जो है और भी जो दूसरे देशों के लोग थे या क्रांतिकारी लोग थे तो वो इनसे भी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने अपने देशों में भी क्रांतिकारी षड्यंत्र जो है उन्होंने भी रचने शुरू किए। उन्हीं से इनसे जो है ये लोग एक तरह से कह सकते हो कि लाभ इन्होंने प्राप्त किया और अपने देश में ये भी परिवर्तन के पक्षधर हो गए। अब इसके बाद जो है फिर अगली हेडिंग हम देखेंगे तो समाज के पुनर्निर्माण में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा या जिन विचारधारा के लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो विचारधारा थी समाजवाद। ये लोग जो थे तो समाजवाद के पक्षधर थे। इनका मानना था कि समाज में सभी एक समान हों, कोई किसी का शोषण ना करे, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो और अपने हिसाब से वो लोग अपने अधिकारों का पालन कर सकें। तो ये जो समाजवादी विचारधारा थी तो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलने लगी और बहुत सारे जो लोग थे तो इसके अनुयायी भी हो गए। अब इसी को जो है हम देखेंगे कि पहली हेडिंग है इसमें समाजवादियों का दृष्टिकोण। तो समाजवादियों का अब दृष्टिकोण क्या था कि समाजवादियों का दृष्टिकोण ये था कि समाज में जो पूंजीपति हैं या जो उद्योगपति हैं तो इनके पास जो संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है तो वो ना रहे, क्योंकि ये लोग जो हैं उस संपत्ति के द्वारा या वहाँ पर जो लोग इनके यहाँ उद्योगों में कार्य करते हैं तो इनसे ये मनमाने ढंग से जो है कार्य लेते हैं और उसके बदले में इनको ये धन भी कम मुहैया कराते हैं। तो इन लोगों का ये मानना था कि जो निजी संपत्ति की व्यवस्था है तो यही सबसे बड़ी समाज में बाधक है, क्योंकि इसके द्वारा जो है एक वर्ग तो धनवान है, उसके पास बहुत सारा कुछ है और दूसरी तरफ वही दूसरा जो वर्ग है तो वो निर्धन है, उसके पास बहुत कम धन है और वो इनके इशारों पर कार्य करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से ये इसके पक्ष में नहीं थे। इन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय सुझाया और वो ये था कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो बल्कि संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। ये चीज़ जो है इन्होंने बताई। समाज का नियंत्रण होने से कहा गया कि साझा अथवा सामूहिक सामाजिक हितों पर अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है और ऐसे परिवर्तन के लिए समाजवादियों ने सामाजिक अभियान चलाया। तो ये है आपकी समाजवादियों का दृष्टिकोण जो था। फिर उसके बाद है दूसरा उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लांक की भूमिका। अब इसमें और आगे हम चलते हैं कि अब तक के सामाजिक परिवर्तनों से असंतुष्ट समाजवादियों के पास भविष्य की पूर्णतः अलग दृष्टि थी। इसमें से कुछ की सामूहिक उद्यम अर्थात जिसको कोऑपरेटिव कहा जाता है तो उसमें कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन्हीं में से एक उद्योगपति थे, इनका नाम था रॉबर्ट ओवेन।
ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति थे और अमेरिका में इन्होंने इंडियाना नामक स्थान पर नया समन्वय नाम से एक प्रकार के नए समुदाय की रचना का प्रयत्न किया था। और इनका ये मानना था कि जो उद्योग स्थापित किए जाएं या जो धन हो तो वो साझे में कार्य किया जाए और उसके द्वारा जो उससे लाभ अर्जित हो तो वो लाभ सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इनकी ही विचारधारा से दूसरे एक और थे, इनका नाम था फ्रांस के लुई ब्लांक। ये भी चाहते थे कि सरकार को पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनका भी यही मानना था कि जो भी उद्योगपति हैं या पूंजीपति हैं तो उनका जो कार्य है वो सामूहिक हो, उसमें कई लोगों को शामिल किया जाए और उसके बाद उसमें उत्पादन किया जाए, तो इससे जो लाभ प्राप्त होगा वो लाभ सभी में बराबर बराबर बटेगा। तो ये जो है इनका मानना था। इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के जो तर्क थे तो इनके भी तर्क वही समाजवाद से ही प्रभावित थे। इनकी भी विचारधारा जो थी वो भी समाजवादी विचारधारा ही थी। ये भी चाहते थे कि जो समाज है तो यहाँ पर किसी एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व ना रहे, जो धन है जो संपत्ति है तो वो किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में ना रहे, बल्कि वो सभी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये लोग पूंजीपतियों को या उद्योगपतियों को ये सही नहीं ठहराते थे। ये जो व्यवस्था थी ये इसके पक्षधर नहीं थे। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक पूंजीपति केवल अपने लाभ के लिए पूंजी का अर्जन करते रहेंगे तब तक दूसरे पक्ष का लाभ संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था अथवा शासन को तहस नहस करना होगा और इसी के कारण जो है वो लोग फिर अपनी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये व्यवस्था जो यूरोप में चल रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जो उद्योगपति या निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था जो चल रही है, तो इसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आम लोग जो है या आम जो जनसंख्या है वो इनके द्वारा कोई भी लाभ नहीं कमा सकती है। तो ये लोग समाज में बराबरी का प्रतिनिधित्व करते थे कि समाज में जो लोग भी हैं तो वो बराबरी के मायने रखते हैं और उनको समाज में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। तो इस तरह से जो है तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के इनके तर्क थे। इसके बाद अगली हेडिंग है समाज के लिए समर्थन। तो समाज के लिए समर्थन जो था तो इसमें वही क्या था कि अब यहाँ पर जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे तो इनके जो तर्क थे या इनकी जो बातें थी वो लगभग पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और बहुत सारे जो लोग थे तो वो इनके विचारों से प्रभावित थे। अर्थात यही समाजवादी जो विचारधारा थी तो इस विचारधारा से वो प्रभावित थे। वो लोग भी अब समाज में बदलाव चाहते थे, समानता का दर्जा चाहते थे। तो इसीलिए फिर इन्होंने समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी इन्होंने। अब इनमें जो है पहली हेडिंग है इंग्लैंड और जर्मनी के संगठन। तो इंग्लैंड और जर्मनी के श्रमिक जो थे तो अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए इन्होंने संगठन बनाया और संकट के समय अपने सदस्यों की सहायता के लिए इन्होंने संगठन ने कोष बनाए। और ये जो कोष इन्होंने बनाए तो इसमें क्या था कि फिर कार्य करने का जो समय था उसको कम किया गया और मत की मांग की गई कि हमको भी मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। और इसी के तहत जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी तो इनके साथ इन संगठनों के रिश्ते बहुत गहरे थे। श्रमिक संगठन जो होते थे तो ये कभी कभी ये जो पार्टियां यहाँ पर होती थी या जो दल होते थे इन दलों को ये लोग अपना जो योगदान था वो भी दिया करते थे उस पार्टी को। तो इस तरह से इन्होंने फिर यूरोप में तमाम तरह के जो परिवर्तन थे तो उनको लाने का इन्होंने कठिन प्रयास किया और इस तरह से धीरे धीरे करके फिर यूरोप में जो एक परिवर्तन आया तो वो परिवर्तन फिर हमको दिखाई दिया और उसको हमने जाना। अब इसके बाद जो है हम फिर यहाँ पर रूसी क्रांति के बारे में अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।